Hi Vichabari, very warm welcome to the channel Shipra Mishra. This is Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. तो जैसे कि आपने बोला था कि आपको इंडिगो करना है, तो आज हम करने वाले हैं इंडिगो रिटन बाय लुई फिशर. ठीक है, तो फटाफट से चैट बॉक्स में लुई फिशर आप लिख देंगे. लुई फिशर जिनका जन्म हुआ था 1896 में और जो इस धरती को छोड़ के गए थे 1970 में, एक अमेरिकन जर्नलिस्ट थे, हिस्टोरियन थे और एक पॉलिटिकल कमेंटेटर थे. उन्होंने महात्मा गांधी जी को क्लोजली ऑब्जर्व किया है और इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल को भी काफी क्लोजली ऑब्जर्व किया है और इसीलिए उन्होंने महात्मा गांधी पर लिखी गई बायोग्राफीज में से जो मोस्ट फेमस बायोग्राफी है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी वो लिखी. ठीक है, एंड फ्रॉम विच द चैप्टर इंडिगो इज टेकन. सो आप अगर ये जानना चाहते हो कि ये चैप्टर कहां से आया है, तो ये चैप्टर आया है फ्रॉम द बुक द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी. ये चैप्टर उसका एक्सर्प्ट है. फिशर की जो राइटिंग है उसमें हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, काफी नैरेटिव क्लैरिटी आपको नजर आएगी. In Indigo, he documents the चंपारण सत्याग्रह of 1917. इंडिगो चैप्टर में आपको इंटायर वो जो बुक है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी उसका जो हिस्सा देखने को मिलने वाला है वो हिस्सा बात करता है 1917 के चंपारण सत्याग्रह के बारे में एंड इट प्रेजेंट्स इट एज अ लैंडमार्क एपिसोड इन गांधीज पॉलिटिकल लाइफ. और ये प्रेजेंट करता है इसको एक ऐसे एपिसोड के फॉर्म में जो गांधी जी की पॉलिटिकल जिंदगी को बदल के रख देता है और इंडिया की फ्रीडम मूवमेंट की हिस्ट्री को भी बदल देता है. ये एक ऐसा एपिसोड है जिस एपिसोड के बारे में गांधी जी ने बात की है इस पार्ट में और इस एपिसोड को रिकॉल करते हुए वो कहते हैं कि ये वन ऑफ दोज एपिसोड्स हैं जहां से उन्हें समझ में आया कि सिविल डिसोबीडियंस इज द वे. सिविल डिसोबीडियंस से अंग्रेजों को भारत से निकाला जा सकता है और आजादी प्राप्त की जा सकती है. Alright, इंडिगो नाम इसका क्यों रखा गया? Because the title Indigo refers to the forced cultivation of indigo imposed on Indian peasants by British planters in the चंपारण district of बिहार. बिहार की चंपारण डिस्ट्रिक्ट में प्लांटर्स के ऊपर फोर्सफुली एक अग्रीमेंट के तहत ये इम्पोजिशन लगाया गया कि उन्हें अपनी लैंड पर इंडिगो जो है वो उगाना पड़ेगा. अब बेटा इंडिगो जो है वो एक कैश क्रॉप है, इसे उगाने के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, कुछ सेटबैक्स भी हैं और इसी वजह से चैप्टर के अंदर हम देखते हैं कि इंडिगो एक ऐसा सिंबल बन जाता है जो रिप्रेजेंट करता है कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन, इकोनॉमिक इनजस्टिस एंड सफरिंग ऑफ द पुअर पेजेंट्स या फिर फार्मर. तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इंडिगो क्या दर्शाता है, इंडिगो किस चीज का सिंबॉलिक है, किस चीज को सिंबलाइज करता है, तो आपको ये लिखना है. दो महात्मा गांधी इज द सेंट्रल फिगर ऑफ द चैप्टर, मेन कैरेक्टर है चैप्टर के. द रियल इशू इज द इंडिगो कल्टीवेशन सिस्टम. ठीक है, वैसे तो ये पूरा बुक ही महात्मा गांधी पर है, इस पूरी बुक के ऊपर ही कहीं ना कहीं हम बात कर रहे हैं, बट इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर इंडिगो ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. Okay, which became the reason for India's first successful experiment in civil disobedience. आपको पता है इंडिया का जो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट था सिविल डिसोबीडियंस का वो यहीं पे किया गया था और यही सक्सेसफुल हुआ जिसके चलते आगे चलकर सिविल डिसोबीडियंस को एक तरीके से मैं कह सकती हूँ वेपन बना लिया गया था, नॉन वायलेंस का वेपन बना लिया था. Hence the title is precise, symbolic and thematically justified. इसीलिए जो टाइटल है बेटा ये टाइटल प्रिसाइज है, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा टाइटल नहीं है, सिंबॉलिक भी है क्योंकि ये रिप्रेजेंटेशन है आपके एक्सप्लॉयटेशन की, ये रिप्रेजेंट करता है एक्सप्लॉयटेशन को एंड थीमेटिकली जस्टिफाइड है. इसका मतलब है आपको इसके अंदर थीम भी नजर आता है. अब थीम की बात कर रहे हैं तो थीम भी देख लेते हैं. द सेंट्रल थीम ऑफ इंडिगो इज कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन रेजिस्टेड थ्रू नॉन वायलेंट सिविल डिसओबीडियंस. ये जो पूरा चैप्टर है ये रिवॉल्व किसके अराउंड करता है? कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन के अराउंड. ब्रिटिशर्स कैसे एक्सप्लॉइट करते थे और उनके एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ कैसे हमने नॉन वायलेंट तरीके से आवाज उठाई. The chapter highlights how injustice thrives on fear
and how moral courage, unity and truth can challenge oppressive authority. चैप्टर बात करता है कि कैसे इनजस्टिस जो है वो फलती रहती है, फूलती रहती है, जब उसको फियर मिलता रहता है, जब उसे सप्रेशन मिलता रहता है, पर ये उसी वक्त इनजस्टिस यानी अन्याय उसी वक्त खत्म हो जाता है जब मॉरल करेज, यूनिटी, ट्रूथ के साथ में इसका सामना किया जाए। तो जब आप इन सारे फोर्सेस के साथ में इसका सामना करते हो तो इनजस्टिस टिक नहीं पाती। ऑलराइट, सब थीम्स हम यहाँ पे देखेंगे। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन पेजेंट्स अंडर ब्रिटिश रूल, हम देखेंगे फियर वर्सेस फ्रीडम, एक तरफ डर है और दूसरे तरफ आजादी है, एक तरफ डर है दूसरी तरफ आजादी है। रोल ऑफ लीडरशिप इन सोशल रिफॉर्म, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि गांधी जी की लीडरशिप ने भी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था सोशली पूरे चंपारण को रिफॉर्म करने के लिए, तो उनके लीडरशिप के बारे में भी हम जानेंगे। पावर ऑफ नॉन वायलेंस एंड सिविल डिसोबीडियंस, लोगों को लगता था अगर लड़ाई है तो लड़ाई तो वेपन से ही लड़ी जाएगी, लड़ाई है तो वेपन से ही लड़ी जाएगी, बट इस चैप्टर से हम सीखते हैं कि नॉन वायलेंस और सिविल डिसोबीडियंस में कितनी ताकत होती है। इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ रिलायंस भी हम यहां से सीखते हैं। भैया अगर तुम्हें कुछ भी करना है जीवन में तो अपने कंधों में जोर लेके आओ, किसी और के कांधे पर रखकर बंदूक मत चलाओ। सेल्फ रिलायंस की इंपॉर्टेंस हम यहां पर सीखते हैं। सोशल अपलिफ्टमेंट एज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ फ्रीडम, भैया तुम्हें लगता है आजादी दे दो, आजादी दे दो, अरे आजादी किस चीज से? अगर एक बार को कॉलोनियल गवर्नमेंट से आजादी मिल भी जाएगी तो क्या? कितनी सारी चीजें हैं जो मिलकर उस वक्त हम लोगों को सप्रेस कर रही थी। तो सोशल अपलिफ्टमेंट भी फ्रीडम का एक फॉर्म है, एक तरीका है फ्रीडम को देखने का। आपको कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे जैसे कि महात्मा गांधी, ऑफ कोर्स, जिनके अराउंड ये पूरा चैप्टर रिवॉल्व करता है, और महात्मा गांधी का कैरेक्टर आपको एक फियरलेस लीडर के रूप में नजर आएगा, गाइडेड बाय कॉन्शियंस, एक फियरलेस लीडर जिसको कॉन्शियंस ड्राइव करता है। आई एम जस्ट कीपिंग माय माइक। हाँ, अ फियरलेस लीडर गाइडेड बाय कॉन्शियंस। कॉन्शियंस क्या है? आपके अंदर की वो अंतरात्मा है जो आपको सही और गलत का फैसला करवाती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरीके से गांधी जी जो है वो लॉ को नहीं कॉन्शियंस को फॉलो करते हैं। ही बिलीव्स इन ट्रूथ, वो ट्रूथ में यकीन करते हैं। नॉन वायलेंस और सेल्फ रिलायंस उनके लीडरशिप के पिलर्स हैं। He focuses not only on political freedom but also on social reform. वो सिर्फ political freedom पे फोकस नहीं करते, वो social reform पे भी फोकस करते हैं। अरे जब लोगों की एक दिन भर की जो परेशानियां हैं, जो डेली लाइफ में उनको परेशानियां उठानी पड़ती है, जब उन्हीं का समाधान नहीं होगा तो ऐसी political freedom का लोग करेंगे भी तो क्या करेंगे लोग ऐसी political freedom का? राजकुमार शुक्ला नेक्स्ट हमारे कैरेक्टर हैं, बहुत ही पुअर है, ठीक है, इलिटरेट है, पढ़े लिखे नहीं है, चंपारण को बिलोंग करते हैं। इनकी एक खास बात है जो गांधी जी को भी बहुत अच्छी लगती है और वो ये है कि ये डिटरमिन्ड है, बहुत ही इनके अंदर जज्बा है, रेजोल्यूट है, और ये रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब एक अकेला आदमी सारे जितने भी ऑप्रेस्ड पेजेंट्स थे उनके लिए अकेला खड़ा था। तो एक अकेला आदमी सारे ऑप्रेस्ड लोगों को रिप्रेजेंट करता है, और वही रीजन बनते हैं गांधी जी के चंपारण आने के पीछे। अगर अगर राजकुमार शुक्ला वहां ना पहुंचते, एनुअल कन्वेंशन में ना पहुंचते, वो गांधी जी से ना मिलते, वो गांधी जी को ना बताते कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, तो शायद ये चंपारण का एपिसोड कभी हुआ ही नहीं होता, शायद गांधी जी कभी आए ही नहीं होते, है ना। देन वी हैव ब्रिटिश प्लांटर्स। ब्रिटिश प्लांटर्स आर एक्सप्लॉयटेटिव, अथॉरिटेटिव, हमने देखे। दे सिंबलाइज कॉलोनियल ऑपरेशन। आपको ब्रिटिश प्लांटर्स जैसे दिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उस वक्त पूरे भारत में क्या चल रहा था। एंड इकोनॉमिक इनजस्टिस, साथ ही साथ आपको नजर आएगी इकोनॉमिक इनजस्टिस, अन्याय होते हुए नजर आएगा, लोगों की आर्थिक व्यवस्था के साथ अन्याय हो रहा था। इसके बाद में वी हैव इंडियन पेजेंट्स, जो कि आपको स्टार्टिंग में थोड़े फियरफुल नजर आएंगे, घबराए हुए नजर आएंगे, डरे हुए नजर आएंगे, ठीक है, सबमिसिव है,
ऑलरेडी गिव अप कर चुके हैं, अपने आप को सामने वाले को सौंप चुके हैं। They later become united and courageous after Gandhi's intervention. इसके बाद में वो यूनाइटेड हो जाते हैं, एक साथ आते हैं, करेजियस हो जाते हैं, उनके अंदर हिम्मत आ जाती है। जैसे ही गांधी जी बीच में आते हैं, जैसे ही गांधी जी इंटरवीन करते हैं, वैसे ही उनके अंदर हिम्मत आ जाती है और वो सब एक साथ आ जाते हैं। उन्हें समझ में आ जाता है कि यूनिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर में लिटरेरी डिवाइसेस में सबसे पहले आपको सिंबॉलिज्म नजर आएगा। नो, सिंबॉलिज्म इज बेसिकली एक ऐसा लिटरेरी डिवाइस जिसमें आपको कोई एक चीज एक सिंबल के जैसे दिखाई जाती है एंड देन उसका एक बड़ा मीनिंग होता है, जैसे कि यहाँ पे इंडिगो। ठीक है, तो अगर हम इंडिगो को देखेंगे तो वो इंडिगो आपके सामने रखा गया है, बट इट रिप्रेजेंट्स एक्सप्लॉयटेशन एंड इनजस्टिस। फिर आता है आयरनी, जो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, पावरफुल ब्रिटिश अथॉरिटी कोलैप्सेस बिफोर मॉरल खर्च। आपको वैसे तो जब ब्रिटिशर्स दिखाए जाते हैं तो ऐसे दिखाए जाते हैं कि वो हार नहीं सकते कभी, ऐसे दिखाए जाते हैं भैया इन्हें हराना तो बड़ा मुश्किल है। बट कैसे चैप्टर में आगे चलते चलते वो इतनी ताकतवर फोर्स जो है वो कोलैप्स हो जाती है। कॉन्ट्रास्ट नजर आएगा कॉलोनियल पावर वर्सेस पीसफुल रेजिस्टेंस में। एक तरफ एड़ी चोटी का जोर लगाने वाले अंग्रेज नजर आते हैं और दूसरी तरफ अहिंसा का परचम लिए हमारे इंडियन पेजेंट्स गांधी जी नजर आते हैं। आपको यहाँ पे नैरेटिव टेक्निक देखने को मिलेगी विच इज हिस्टोरिकल नरेशन ब्लेंडेड विद पर्सनल ऑब्जर्वेशन। ऑफ कोर्स इट्स अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री, इसीलिए आपको जब आपको ये पूरा चैप्टर आप पढ़ोगे तो हिस्टोरिकल नरेशन लगेगा, ऐसा लगेगा हिस्ट्री का कोई चैप्टर आप पढ़ रहे हो। बट बिकॉज ये लुई फिशर ने गांधी जी की जिंदगी को बड़ा क्लोजली देखा था और उसी पे अपनी किताब लिखी थी, इस वजह से आपको कहीं ना कहीं उनके नरेशन में पर्सनल ऑब्जर्वेशन भी नजर आएगा। कुछ ऐसे वर्ड जो आप पहले ही जान लीजिए ताकि चैप्टर आपको आसानी से समझ में आए। आपको यहाँ पे योमैन वर्ड दिखेगा जिसका मतलब होता है एक छोटा सा लैंड होल्डिंग फार्मर। टेनेसिटी का मतलब होता है दृढ़ निश्चय। एक्सटोर्ट का मतलब होता है ऑब्टेन बाय फोर्स और थ्रेट, डरा धमका के किसी चीज को हथियाना। सिविल डिसोबीडियंस का मतलब है पीसफुली रिफ्यूज कर देना टू ओबे अनजस्ट लॉज। अगर कोई ऐसे लॉज हैं जो अनजस्ट है, अगर कोई ऐसे लॉज हैं जो ठीक नहीं है, जो नाइंसाफी करते हैं, तो उनको मना कर दीजिए, उसी को कहते हैं सिविल डिसोबीडियंस। प्रेस्टीज का मतलब होता है पावर या सोशल अथॉरिटी। एडमेंट का मतलब होता है जिद्दी ना, ये थोड़ा पॉजिटिव वर्ड है तो आप इसे फर्म बोल सकते हो। कॉन्शियस का मतलब होता है आपकी अंतर आत्मा। एंड सत्याग्रह इज नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस बेस्ड ऑन ट्रूथ। सत्याग्रह इसी चीज के अराउंड रिवॉल्व करता है कि अगर तुम सच के साथ हो, अगर सच तुम्हारे साथ है तो तुम्हें और किसी चीज की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऑलराइट, चलिए जी चैप्टर शुरू करते हैं। तो बेटा चैप्टर की शुरुआत कहां से होती है? चैप्टर की शुरुआत होती है जब गांधी जी ऑथर को बताते हैं कि मैंने कब ये डिसाइड कर लिया था कि ब्रिटिश अथॉरिटी जो है वो अभी इंडिया छोड़कर जाएगी। वो रिकॉल करते हैं और कहते हैं इट वाज इन 1917। ठीक है, उन्होंने ये चीज बताया कि चंपारण जो है वो गांधी जी की पॉलिटिकल लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा था। सो चैप्टर की शुरुआत में हमें पता चलता है कि राजकुमार शुक्ला नाम का एक पुअर पेजेंट जो है वो चंपारण से गांधी जी के पास आता है। एक्चुअली वो गांधी जी के पास नहीं आता है, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की एनुअल कन्वेंशन में आता है जो लखनऊ में होती है और वहां पे 2301 डेलीगेट्स मौजूद होते हैं और वहीं राजकुमार शुक्ला आते हैं। और जब वो अपनी परेशानी किसी को बताते हैं तो कोई कहता है कि भैया तुम्हारी इस परेशानी का हल तो केवल गांधी के पास है। और ऐसे में वो गांधी जी को ढूंढते हैं, उनके पास जाते हैं और बताते हैं कि गांधी जी आपको मेरे साथ में चंपारण चलना पड़ेगा। गांधी जी ने चंपारण का नाम तक नहीं सुना होता। गांधी जी को क्या पता कि चंपारण कितना खूबसूरत देश का हिस्सा है, कितना खूबसूरत हिस्सा है। आपको ये हिमालयास के फुटहिल्स में नजर आएगा, नेपाल के किंगडम के पास नजर आएगा। गांधी जी ने नाम नहीं सुना होता, गांधी जी को इशू नहीं पता होता। गांधी जी कहते हैं भैया अभी तो मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता क्योंकि वैसे भी मेरे इतने सारे अपॉइंटमेंट्स हैं, ऊपर से मुझे तो पता भी नहीं है कि तुम मुझे ले जा क्यों रहे हो।
गांधी जी की ये बात सुन के कहीं ना कहीं राजकुमार शुक्ला को ये बिलीव हो जाता है कि अगर मेरी कोई मदद करेगा तो वो गांधी जी करेंगे, और इसीलिए वो गांधी जी को फॉलो करने लगते हैं। गांधी जी जितने भी काम थे, जितना भी जहां पर भी उन्हें जाना था, जो भी निपटाना था, गांधी जी उसमें लगे रहते हैं और राजकुमार शुक्ला उन्हें पीछे 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 फॉलो करते रहते हैं। सब काम निपटा के जब गांधी जी अपने आश्रम पहुंचते हैं तो राजकुमार शुक्ला कहते हैं कि प्लीज मुझे एक डेट दे दो, प्लीज एक डेट दे दो, प्लीज मेरे साथ चंपारण चल लो। गांधी जी जब राजकुमार शुक्ला की इस टेनासिटी को देखते हैं, इस डिटर्मिनेशन को देखते हैं, इस चीज को देखते हैं कि वो इलिटरेट है बट रेजोल्यूट है, इस चीज को देख के वो इतने इंप्रेस होते हैं कि वो कहते हैं कि मैं सच एंड सच डेट पर कैलकाटा आऊंगा, तुम आना वहां पे और आकर मुझे ले जाना अपने चंपारण। अब निर्धारित डेट पे हमारे गांधी जी जो है वो कलकत्ता पहुंच जाते हैं और शुक्ला जी जो है वो वहां पे उनका इंतजार कर रहे होते हैं। ठीक है, तो शुक्ला जी इंतजार करते हैं कि गांधी जी अपना काम निपटा ले और उसके बाद में हम क्या करेंगे, हम लोग चलेंगे। गांधी जी अपना काम निपटाते हैं और निपटाने के बाद में शुक्ला उन्हें लेकर जाते हैं पटना। अब वो पटना जाते हैं राजेंद्र प्रसाद के घर पे। जी हाँ, राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे और उन्हीं के घर पे राजकुमार शुक्ला उन्हें लेकर जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली राजेंद्र प्रसाद घर पर मौजूद ही नहीं होते। राजेंद्र प्रसाद घर पे नहीं है तो अब क्या करें, गांधी जी भी इंतजार कर रहे हैं। राजेंद्र प्रसाद के जो सर्वेंट्स घर पे होते हैं उन्हें लगता है पता नहीं यार गांधी जी अनटचेबल तो नहीं है कहीं, क्योंकि यार सामने वाले का नाम पूरा पता नहीं है और ज्यादा कुछ और पूछ नहीं सकते, और गांधी जी की सिंपल अटायर को देखकर उन्हें लगता है कि अगर ये बंदा अनटचेबल हुआ और अगर इसने गलती से वेल को हाथ लगा लिया तो पूरा कुआं दूषित हो जाएगा। और इसीलिए गांधी जी को पानी भी वो अलग तरीके से देते हैं क्योंकि वो नहीं जानते हैं कि गांधी जी अनटचेबल है या नहीं। इस पॉइंट को स्पेशली गांधी जी ने इसलिए मेंशन किया क्योंकि वो ये बताना चाहते थे कि कैसे उस टाइम पे अनटचेबिलिटी अपने पीक पर थी। एनीवे, अब राजेंद्र प्रसाद जी से मुलाकात नहीं हो पाई है। गांधी जी ने सोचा कि यार इस चीज के तो पूरे मुद्दे पे जाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आखिरकार हो क्या रहा है। हाँ, ये चंपारण का माजरा क्या है, ये शेयर क्रॉपर्स इतने परेशान क्यों हैं, और इसीलिए सीधा चंपारण जाने से पहले वो डिसाइड करते हैं कि वो मुजफ्फरपुर जाएंगे। मुजफ्फरपुर, जी हाँ, मुजफ्फरपुर जाने के लिए उन्होंने सबसे पहले क्या किया, उन्होंने अभी अपने एक जान पहचान वाला इंसान था जेबी कृपलानी जी, उन्हें चिट्ठी लिखी। उन्हें कहा भैया देख मैं मुजफ्फरपुर आ रहा हूँ, मेरी मदद करना। अब वहां पे जेबी कृपलानी जी आधी रात को अपने स्टूडेंट्स के साथ गांधी जी का स्वागत करते हैं। गांधी जी वहां पे प्रोफेसर मलकानी के घर पे रहते हैं 2 दिन और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर माजरा क्या है। वो इतना तो समझते हैं कि लोगों में हिम्मत है, क्योंकि प्रोफेसर मलकानी एक गवर्नमेंट सर्वेंट होकर भी गांधी जी को अपने घर में रख रहे हैं, जो कि आम बात नहीं है। क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटिश इंडिया के अंदर अगर आप गांधी जी जैसे होम रूल के एडवोकेट्स को अपने घर में पनाह देते हो तो आप देशद्रोही हो, आपको अंदर कर सकता है ब्रिटिश राज। बट कोई मलकानी जी के तो सर पे एक बार शिकन भी नहीं आती। वो सोचते हैं हाँ ठीक है देखा जाएगा। वो गांधी जी को अपने घर में 2 दिन रखते हैं और गांधी जी के आने की खबर जो है वो आग की तरह फैल जाती है। पता नहीं कितने तो लोग वहां पे आ जाते हैं, कितने पेजेंट्स वहां पे आते हैं और साथ ही साथ आ जाते हैं लॉयर्स। ये लॉयर्स आकर गांधी जी को एग्जैक्टली केस समझाते हैं। केस को सुन के गांधी जी सबसे पहले तो लॉयर्स को इसीलिए डांटते हैं क्योंकि लॉयर्स बहुत ज्यादा फीस चार्ज कर रहे होते हैं। उसके बाद गांधी जी इस केस को सुन के कहते हैं कि इस केस को कोर्ट में ले जाना फजूल है, क्योंकि ये केस अगर कोर्ट में गया भी तो क्या ही निर्णय निकलेगा। अरे जहां कोर्ट ब्रिटिश की है, लॉ ब्रिटिश राज का है, जज ब्रिटिशर है, आपका प्रोसिक्यूटर ब्रिटिशर है, जिसपे केस किया है वो ब्रिटिशर है, केवल हम और ये हमारे पेजेंट्स, केवल हम इंडियंस हैं। और पेजेंट्स इतने फियर स्ट्रिकन है कि वहां ले जाकर इन्हें बयान देने को बोलूंगा तो इनसे बयान नहीं दिया जाएगा। ऐसा केस अगर मैं कोर्ट में ले जाऊंगा तो ये मर जाएंगे, पर कोर्ट का कोई तरीके का फैसला नहीं आने वाला। और इसीलिए वो कहते हैं कि अगर असल में इनको आजादी दिलानी है, अगर असल में इनकी मदद करनी है तो इन्हें डर से आजादी दिलाते हैं। अब ऐसा भी क्या माजरा था जिसकी वजह से गांधी जी ने ये निर्णय लिया। असल में बात ये थी कि चंपारण की जितनी भी ऐसी लैंड थी जिसपे एग्रीकल्चर हो सकता था, उसे इंग्लिश में कहते हैं एरेबल लैंड।
तो जितनी भी ऐसी लैंड थी जिसपे एग्रीकल्चर हो सकता था, जो खेती बाड़ी के काम आ सकती थी, वो लैंड को बड़े बड़े एस्टेट्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया। अब ये जो एस्टेट्स थे, इन एस्टेट्स को ब्रिटिशर्स ओन कर रहे थे। हालांकि हमारी ही मिट्टी थी, हमारा ही किसान था, पर देश ही हमारा उस वक्त नहीं था, तो अब क्या ही चीज को हम क्लेम करते। तो ऐसे में ब्रिटिशर्स उन्हें ओन कर रहे थे। अब हमारे बेचारे किसान, आपको पता है पहले इंडियन इकोनॉमी जो है उसका बहुत बड़ा जो सेगमेंट है हमारी आर्थिक व्यवस्था का, हमारे फाइनेंसेस का जो है प्राइमरी सेक्टर से आता था, और जो किसान थे वो खेती करते थे। एंड ऑफ कोर्स आप उन्हें ये नहीं कह सकते कि यार तुमने तो जिंदगी भर खेती करी, अब ये सारी चीजें छोड़ो, अब चलो ये करो। अरे जब किसान है तो किसान तो खेती ही करेंगे, और अगर किसान खेती नहीं करेंगे तो देश खाएगा क्या? अरे वो तो हमारे अन्नदाता है ना। तो अब किसान क्या करते? अब इतना सारा लैंड का जो टुकड़ा है वो तो कौन ओन कर रहे थे? ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स ने दिमाग लगाया, ब्रिटिशर्स ने कहा वैसे भी ये लैंड नहीं किया, तो इन्होंने बुलाया, बोला इधर आओ तुम किसान। तो देखो, अगर तुम्हें इस लैंड के टुकड़े पे खेती करनी है, जो कि उन्हें पता था कि करनी है, क्योंकि किसान से पूछ रहे हो खेती करनी है या नहीं, किसान तो कहेगा करनी है। तो बोला देखो, ये टुकड़े पे अगर तुम्हें खेती करनी है तो तुम्हें रेंट देना पड़ेगा। अब बेचारा गरीब किसान, उसके पास कहाँ रेंट है? अरे अपने ही लैंड पे खेती करने के लिए वो रेंट क्यों दे? पर चलो मान लिया रेंट दे देंगे। तो क्या रेंट देना? उन्होंने कहा देखो तुम्हें क्या करना है, तुम्हारा जो भी लैंड होगा, तुम्हारा जो भी जमीन होगा, उसके 15% हिस्से पे तुम इंडिगो उगा देना। ठीक है। अब इंडिगो एक कमर्शियल क्रॉप है, एक इंडस्ट्रियल क्रॉप है, कैश क्रॉप है। इसे बाहर अगर आप एक्सपोर्ट करोगे तो अच्छा पैसा कमा सकते हो, ये ब्रिटिशर्स को पता था। तो उन्होंने यहाँ पे एक बिजनेस की स्कीम बनाई थी। उन्होंने सोचा कि लैंड किसकी? इंडियंस की। काम कौन कर रहा है? इंडियंस कर रहे हैं। इतनी मेहनत करके इंडिगो उगा रहे हैं, इंडिगो किनका? इंडियंस का। हम क्या करेंगे? सिर्फ बैठे बैठे इंडिगो को बाहर एक्सपोर्ट कर देंगे। अब हमारे देश की धरती तो सोना उगलती थी, इसीलिए जो चाहे उग जाता था, पर बाकी देशों के साथ तो ऐसा नहीं था। अब ऐसे में क्या हुआ, उन्होंने इस इंडिगो को बाहर एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अब बाकी लोग क्या थे, थोड़ा सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटीज में इंडल्ज थे, तो उन्हें रॉ मटेरियल्स चाहिए थे, और ये इंडिगो बहुत ही कमाल का इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल था। तो बाहर से उन्हें बहुत अच्छा पैसा जो है वो मिल जाता था। इतना बढ़िया बिजनेस चल रहा था, ना कुछ लगाना पड़ रहा था, ना मेहनत करनी पड़ रही थी, बस बैठे बैठे फल खाने थे और कुछ नहीं। अब ये जो पूरी सेटिंग थी, इस सेटिंग को उन्होंने एक अग्रीमेंट के साथ में बना लिया। अब बेचारे लैंडलॉर्ड, बेचारे जो इंडियन पेजेंट्स थे, वो अग्रीज के लिए कर गए, क्योंकि उन्हें खेती करनी थी। उन्होंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, 15% लैंड पर इंडिगो उगा तो दिया, बाकी सबको कम से कम हम खेती तो कर लेंगे बाकी की बची हुई लैंड पे। बट उन्हें क्या पता था कि धीरे धीरे इंडिगो जो है उनकी पूरी लैंड खा जाएगा। ये एक्चुअली बहुत ही इर्कसम, बहुत ही इरिटेटिंग प्रोसेस था, बट क्योंकि एक लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट से बंधा हुआ था, तो बेचारे हमारे जो पेजेंट्स थे वो भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो वो भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। ठीक है। अब ये चल रहा था हमारे चंपारण। अब क्या होता है, एक दिन हमारे लैंडलॉर्ड्स को, हमारे ब्रिटिशर्स को समझ में आता है, पता लगता है कि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो डेवलप कर लिया है। अब आपको पता है जो चीज ऑर्गेनिक होती है, ओरिजिनल होती है, रियल होती है, वो महंगी होती है, और कोई एक चीज जो सिंथेटिकली डेवलप की होती है वो सस्ती होती है। तो जैसे इन लोगों को ये पता लगता है कि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो डेवलप कर लिया, तो उन्हें पता लग जाता है कि यार जर्मनी तो अब हमारे बस में नहीं आने वाला। अब जितने भी लोग हैं वहां पे वो सिंथेटिक इंडिगो ही खरीदेंगे, बिकॉज इट्स वे चीपर। एंड जब आप इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल की बात कर रहे होते हो तो नोबडी केयर्स अबाउट ऑर्गेनिक है, फलाना है, ढिमकाना है, दे जस्ट नीडेड इंडिगो, राइट। अब उनका ये जो पूरा बिजनेस था ये ठप हो रहा था, तो उन्होंने सोचा चलो जाते जाते कुछ प्रॉफिट बना लेते। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फार्मर्स को बुलाया और कहा देखो हमें समझ में आ गया है कि तुम्हारे लिए जो पूरा प्रोसेस है ये इर्कसम यानी इरिटेटिंग है, तो ऐसे में हम तुम्हें इससे आजाद करना चाहते हैं। अब तुम्हें करना यह है कि हमें इस कॉन्ट्रैक्ट से, क्योंकि हम तुम्हें आजाद कर रहे हैं तो हमें इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने से नुकसान हो रहा है, तो तुम्हें हमें उसके लिए कॉम्पनसेशन यानी मुआवजा देना है, और हम तुम्हें आजाद कर देंगे पूरी 15% की अरेंजमेंट से। कुछ लोग इतना परेशान हो गए थे कि उन्होंने कहा ये लो यार, ये लो मुआवजा, तुम बच जाओ, हमारी जान छोड़ो। तो उन्होंने फटाफट से मुआवजा दे दिया और अग्रीमेंट साइन कर दिया। और बाकी कुछ लोग ऐसा कह रहे थे कि एक मिनट, वेट अ मिनट, अग्रीमेंट करने वाले तुम, अग्रीमेंट को तोड़ने वाले तुम, मुआवजा हम क्यों दे?
इसीलिए उन लोगों ने लॉयर्स हायर कर लिए। अब थोड़े दिनों में बेचारे सारे किसानों को ये पता लग गया कि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो डेवलप कर लिया है, जिसके चलते ब्रिटिशर्स को नुकसान हो रहा है, जिसके चलते ये हमें आजाद कर रहे हैं, और ये हमें इवेंचुअली आजाद कर ही देते। तो ऐसे लोग जिन्होंने मुआवजा नहीं दिया था, अग्रीमेंट नहीं साइन किया था, उनकी तो बल्ले बल्ले हो गई कि चलो अच्छी बात है भैया, हम तो बच गए। और जिन लोगों ने मुआवजा दे दिया था उन्हें चीटेड फील हुआ। उन्हें लगा कि यार तुम हमें इवेंचुअली आजाद करने ही वाले थे, तो तुमने हमें आजाद करने के लिए पैसे क्यों लिए? जब तुम इवेंचुअली हमें छोड़ने ही वाले थे तो हमें छोड़ने के पैसे क्यों लिए तुमने? और इसीलिए उन्हें उनके पैसे वापस चाहिए थे। इस पॉइंट पे गांधी जी चंपारण आए थे। तो आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से ये लोग इतने दुखी थे, क्योंकि वैसे ही इतने गरीब थे, ऊपर से इनके पैसे और खा गए थे ब्रिटिशर्स। अब ये पूरी चीज फार्मर्स कोर्ट को बता पाते नहीं। इसी वजह से गांधी जी ने कहा कोर्ट जाना खराब है, आप छोड़ो, आप इनको डर से मुक्त करो, ताकि आज ही नहीं कल परसों तरसों नरसों ये अपना ख्याल खुद रख सके। चलिए जी, ये मैंने आपको बता दिया। तो ये हुआ। अब गांधी जी को जब सारी चीजें समझ में आ गई थी तो गांधी जी ने सोचा यार कुछ फैक्ट्स कलेक्ट करे जाए। और फैक्ट्स कलेक्ट करने के लिए ऑफ कोर्स नेचुरल सी बात है कि ब्रिटिशर्स के जो ऑफिसेज बने हुए थे वहां जाना था और चीजें कलेक्ट करनी थी। जहां पर भी गांधी जी जाते वहां पर लोग उन्हें बुली करते। तिरहत डिवीजन में गए तो तिरहत डिवीजन में कहा गया कि लीव तिरहत इमीडिएटली। गांधी जी कहीं नहीं गए। इनफैक्ट गांधी जी ने यह डिसाइड किया कि अब तो वो आगे जाएंगे और इन्वॉल्व होंगे इस मैटर में। एंड दैट इज वाई वो मोतीहारी पहुंच गए और मोतीहारी पहुंचकर एक घर को अपना हेडक्वार्टर बनाकर वहां से काम करने लगे। इतने में उनके पास एक खबर आई कि पास के ही एक गांव में एक किसान को मॉल ट्रीट किया गया है, यानी उसके साथ बदसलूकी की गई है। गांधी जी ने सोचा कि वहां जाकर देखें जरा माजरा क्या है। इससे पहले कि वो वहां पहुंचते उन्हें रोक लिया गया, क्योंकि वहां एक मैसेंजर था पुलिस सुपरिटेंडेंट का, जिसने उनके लिए एक खत लाया था और उन्होंने कहा आपको मेरे साथ आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पे चलना पड़ेगा, यानी उस मोतीहारी के घर पे चलना पड़ेगा। मैं आपके लिए एक चिट्ठी लाया हूं, एक ऑर्डर लाया हूं। जैसे गांधी जी अपने घर पहुंचे तो उस ऑर्डर को उन्होंने पढ़ा और उस ऑर्डर में क्या लिखा हुआ था? उस ऑर्डर में लिखा हुआ था कि लीव चंपारण इमीडिएटली। गांधी जी ने उस ऑर्डर की रिसीट को तो साइन कर दिया, बट लिख दिया आई डिसोबे। गांधी जी ने कहा मैं चंपारण छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। गांधी जी को पता था कि इतनी आसानी से उनकी जान नहीं छोड़ने वाले हैं ब्रिटिशर्स। वो जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो सस्पेक्ट कर रहे थे, वही हुआ। ब्रिटिशर्स ने तुरंत ही उनके लिए समन भिजवा दिया कि तुम्हें कोर्ट में प्रेजेंट होना है। उस रात गांधी बिल्कुल चैन से नहीं सो पाए। उन्होंने अपने सारे लॉयर फ्रेंड्स को, राजेंद्र प्रसाद को, बाकी सारे इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स को लेकर आने के लिए कहा। उन्होंने सारी बात जो है अपने आश्रम में बता दी, क्योंकि उन्हें पता था कि ब्रिटिशर्स कितना गिर सकते हैं। उन्हें पता था कि हो सकता है कि ब्रिटिशर्स मुझे जेल में डाल दें। उनकी वाइफ, उनके बच्चों को पता तो होना चाहिए कि क्या हुआ। इसीलिए उन्होंने सारी बात आश्रम में बता दी और इस सारी बात का एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करके वाइस रॉय को भी भेज दिया। पूरी रात ना सोने के बाद गांधी जी कोर्ट हाउस पहुंचे। कोर्ट हाउस पूरी तरीके से खचाखच पेजेंट से भरा हुआ था। पूरा मोतीहारी मानो जैसे ब्लैक हो गया हो। ये पेजेंट्स यहाँ पे एक महात्मा की मदद करने आए थे, एक ऐसे महात्मा की जो उनकी मदद के लिए आया था और उसे अथॉरिटीज परेशान कर रही थी। लोगों की इस एकजुटता को देखकर, इस एकता को देखकर ब्रिटिशर्स और गवर्नमेंट भी बैफल हो गई। वो एकदम से पावरलेस फील कर रहे थे अपने आप को। गांधी जी ने फिर प्रदर्शन किया कि तुम हम भारतीयों को कम मत समझना, अगर हम एकता पे आए, अगर हम एकजुट हो गए तो तुम्हारी ये सारी हरकतों पे क्वेश्चन उठाया जाएगा और तुम्हारी हर हरकत को चैलेंज किया जाएगा। तुम हमें डरपोक ना समझना। और इस चीज का प्रदर्शन देते हुए गांधी जी ने भीड़ को कंट्रोल किया और वो कोर्ट में गए। उनके कोर्ट में जाने के बावजूद भी केस जो है आगे नहीं बढ़ रहा था, क्योंकि डर लग रहा था भैया लॉयर्स को और जज को कि भाई इतने लोग हैं, थाउजेंड्स की तादाद में लोग आए हुए हैं, एक एक पत्थर भी मारेंगे तो हमारा तो बॉडी पूरा छलनी कर देंगे। थोड़े गांधी जी के प्रोटेस्ट के बाद कोर्ट स्टार्ट हुआ। गांधी जी ने कोर्ट के सामने गिल्टी प्ली कर दिया। गांधी जी ने कहा देखिए बात समझिए,
मैं एक तरफ नेशनल ड्यूटी पे था, मैं नेशनल ड्यूटी पे था क्योंकि मैं मेरे नेशन को सर्व कर रहा था, मेरी एक ड्यूटी थी मेरे नेशन के प्रति। और दूसरी तरफ मैं लॉ ब्रेकर होने का एग्जाम्पल सेट नहीं करना चाहता था, मैं खुद भी नहीं चाहता था कि मैं लॉ ब्रेक करूं या किसी के ऑर्डर को ना मानूं। अब जब एक तरफ मेरे ह्यूमैनिटेरियन सर्विस थी, एक तरफ लॉ ब्रेक ना करने वाली सर्विस थी, और दोनों में मुझे चुनाव करना था, तो मैंने ह्यूमैनिटेरियन सर्विस, मेरी नेशनल ड्यूटी को प्रायोरिटी दी, और इसके लिए मैंने हायर लॉ की सुनी जो कि है कॉन्शियस। मैंने उसकी सुनी और मैं रुका। हाँ, इसकी वजह से मैंने आपका ऑर्डर की पालना नहीं करी, गलती है मेरी। आप बता दीजिए कितनी पेनल्टी है, मैं पेनल्टी भर देता। जज ने जब ये सुना तो जज हक्का बक्का रह गया। जज ने कहा ये बंदा आके अपनी खुद की वकालत कर गया, इसने आकर अपनी खुद की जजमेंट सुना दी है। अरे ना तो वहां इकट्ठी हुई भीड़ को पता था कि गांधी जी का क्या ट्रैक रिकॉर्ड था साउथ अफ्रीका में, और ना ही शायद उस जज को, क्योंकि जब उन्होंने ये सुना उन्होंने सोचा अब क्या करें। हमने तो सोचा था इस बंदे को फंसा के फांसी दे देंगे, क्योंकि ब्रिटिशर्स तो यही करते थे, वो क्रिमिनल ऑफेंस या सिविल ऑफेंस के बीच की लाइन ब्लर कर देते थे जब वो लोगों को मॉल ट्रीट करने पे आते थे। बट गांधी जी जितना स्मार्ट एजुकेटेड इंसान शायद पहली बार ही उनके इस कोर्ट में टकराया था। तो फिर जज ने कहा कि मेरे को 120 मिनट की बेल तुम्हें देनी होगी, क्योंकि हम तो 120 मिनट की रिसेस पे जाएंगे, तो तुम बेल ले लो। गांधी जी ने कहा कोई बात नहीं, मुझे बेल की जरूरत नहीं है, मैं इधर ही हूं, आ जाओ आराम से खाना वाना खा के आ जाओ। गांधी जी को जज ने कहा जा भाई जा, 120 मिनट के लिए तेरे को आजाद किया, यहां से चला जा बस। गांधी जी चले गए। 120 मिनट बाद जब कोर्ट रिकन्वीन की गई तो जज ने कहा कि अभी मेरे पास तुम्हारे लिए कोई जवाब नहीं है, अभी मेरे पास तुम्हारे लिए कोई तरीके का सेंटेंस नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है, कोई डिक्री नहीं है, सेवरल डेज तक कुछ भी नहीं है, तुम फ्री हो जाओ। ऐसा कौन कहता है कि आने वाले कुछ दिनों तक तुम आजाद हो? मानो जैसे कि वो खुद चाहते थे कि गांधी जी भाग जाएं। उस वक्त वो कोई ऑर्डर ही नहीं देना चाह रहे थे। गांधी जी को लगा कि भाई पता नहीं इन ब्रिटिशर्स का कोई भरोसा नहीं है। गांधी जी घर आए। अब जब गांधी जी घर आए तो गांधी जी राजेंद्र प्रसाद और बाकी लोगों से मिले। ठीक है, वो उनसे मिले, उनसे मिलके उन्होंने कहा यार एक बात बताओ, अगर मुझे जेल हो जाती है कुछ दिनों बाद, जब कोर्ट रिकन्वीन होती है और मुझे जेल हो जाती है, तुम क्या करोगे? राजेंद्र प्रसाद के साथ एक बहुत ही इंफ्लुएंशियल लॉयर आए हुए थे, उन्होंने कहा कि हम घर चले जाएंगे। भाई आपको आपकी मदद करने के लिए यहाँ पे आए थे, अगर आप ही को जेल हो जाएगी तो हम तो घर चले जाएंगे। गांधी जी ने बोला फिर इन पुअर पेशेंट्स का क्या? और ऐसे टाइम पे राजेंद्र प्रसाद ने सारे लॉयर्स को इकट्ठा किया और बोला कि अगर ये बंदा जिसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है, अगर ये बंदा हमारे लोगों के लिए जेल जा सकता है, अगर ये बंदा जिसका इस राज्य से कोई लेना देना नहीं है, ये बंदा अगर हमारे बंदों के लिए जेल जा सकता है तो हम क्यों नहीं? हम पे तो लोग थू थू करेंगे। और जब उन्होंने इस तरीके से गुट बना के, ग्रुप बना के डिस्कशन किए, तो राजेंद्र प्रसाद गए और जाकर उन्होंने गांधी को कहा कि अगर तुम्हें जेल हो जाएगी गांधी तो हम तुम्हारे साथ जाएंगे। और ये चीज सुनते ही गांधी ने बोला कि अब तो मानो कि चंपारण की ये जो बैटल है हम जीत गए। गांधी जी ने इसके बाद में प्रॉपर वो मैं कह सकती हूं प्लान बनाया कि कौन कौन जेल जाएगा, कैसे कैसे जेल जाएगा, और पूरा सिविल डिसोबीडियंस का एक मैकेनिज्म तैयार किया। पर वो सारी मेहनत वेस्ट हुई, क्योंकि कुछ ही दिनों के अंदर एक चिट्ठी आई और चिट्ठी ये थी कि गांधी जी को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। मॉडर्न इंडिया के अंदर सिविल डिसोबीडियंस जीत गया था और गांधी जी के हाथ लग गई थी वो चाबी जिससे देश को आजाद किया जा सकता था। फिर क्या? फिर गांधी जी को बुलावा आता है हमारे लेफ्टिनेंट का, सर एडवर्ड गेट। गांधी जी फिर डर जाते हैं। गांधी जी कहते हैं भैया इन ब्रिटिशर्स का कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं फिर से क्या करते। गांधी जी सारी तैयारी करके जाते हैं सिविल डिसोबीडियंस की, सब जगह इन्फॉर्म करके जाते हैं। बट सर एडवर्ड गेट के साथ उनके 4 लंबे चौड़े प्रोट्रैक्टेड इंटरव्यूज होते हैं। और फिर सर एडवर्ड गेट ये डिसाइड करते हैं कि क्यों ना एक कमीशन बनाई जाए।
एक ऐसी कमीशन जिसके अंदर एक तरफ लैंडलॉर्ड्स है, एक तरफ हमारे पेजेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए गांधी जी हैं, और बीच में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, और बैठकर हम डिस्कस करेंगे कि आखिर माजरा क्या है और इसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। गांधी जी अग्री कर जाते हैं, ठीक है। अब गांधी जी जब अग्री कर गए हैं तो अब ये कमीशन बैठेगी, कमीशन बैठती है। कमीशन के बैठने पर गांधी जी, क्योंकि उन्होंने इतने टाइम में, जितना टाइम वो चंपारण में रहे, जितना टाइम उन्होंने उस सिविल डिसोबीडियंस के ट्रायम्फ को, जीत को मनाया, उस टाइम में उन्होंने सारे के सारे पेजेंट से जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे वो इकट्ठे कर लिए थे, बयान इकट्ठे कर लिए थे। तो उनके पास में एविडेंसेस का एक पहाड़ था, और जब वो पहाड़ लैंडलॉर्ड्स पर टूट पड़ा तो लैंडलॉर्ड समझ गए थे कि उन्हें हार माननी ही पड़ेगी। तो फाइनली लैंडलॉर्ड्स ने कहा कि हमें कितना पैसा देना चाहिए। तो गांधी जी ने सोचा कि यार क्या करें, तो गांधी जी ने कहा 50%। लैंडलॉर्ड अग्री कर गए कि हम रिफंड दे देंगे, पर कितना? गांधी जी ने कहा 50%। अब बहुत सारे लोगों को ये चीज समझ नहीं आती, मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगी इंटरप्रिटेशन के साथ में। हाउएवर इसके मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं। एंड व्हाई डिड ही चूज 50% एग्जैक्टली? It could be because of what I'm going to say, but there could have been different percentage. I don't know क्यों वो उसी percentage पे आए, but जितना मुझे समझ में आता है मैं उतना आपको समझाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि देखिए लिखे हुए टेक्स्ट के बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं। तो हुआ क्या, जब गांधी जी बैठे थे और सामने लैंडलॉर्ड्स थे, लैंडलॉर्ड्स का जो मिस्चीवियस नेचर था वो कहीं नहीं गया था। जब गांधी जी सामने थे तो उन्होंने ऐसा सोचा कि कैसे जैसे इस केस को वापस कोर्ट में ले जाते हैं, ये केस जैसे वापस कोर्ट में जाएगा हमारी मुट्ठी में आ जाएगा, और हम सालों साल तक इस केस को सॉल्व नहीं करेंगे, ये मर जाएंगे, हम चले जाएंगे, 1 रुपया नहीं देंगे। और इसीलिए उन्होंने सोचा कि अभी गांधी जी से पूछते हैं कि देखो कितना रिफंड चाहिए। गांधी जी कहेंगे 100%, हम कहेंगे हम तो 1 भी रुपया नहीं देंगे। फिर वो लड़ेंगे, फिर हम लड़ेंगे, फिर सर एडवर्ड गेट कहेंगे कि अरे तुम्हारे तो सोल्यूशन निकल ही नहीं रहा है, कोई सेटलमेंट हो ही नहीं रहा है, तुम लोग कोर्ट में जाओ। ये चाहते थे, और गांधी जी इस चीज को परख गए थे। तो गांधी जी ने सोचा कि क्योंकि हम एक सेटलमेंट कर रहे हैं, कोर्ट के बाहर एक सेटलमेंट हो रहा है, तो कुछ मुझे भी लूज करना पड़ेगा और कुछ उन्हें भी लूज करना पड़ेगा। और ऐसा खास करके लिए इसलिए था क्योंकि कहीं ना कहीं जितना भी जो भी एक्सप्लॉयटेशन हुआ था ब्रिटिशर्स ने वो पेपर पर किया था, उनके पास कॉन्ट्रैक्ट था, उनके पास अग्रीमेंट्स थे। तो गांधी जी को पता था कि एक पार्ट उन्हें भी लूज करना पड़ेगा, एक पार्ट वो भी लूज करेंगे। एंड दैट इज व्हाई ही माइट हैव कम टू दिस परसेंटेज 50%, जिसमें उन्हें लगा इट वुड बी फेयर कि चलो हम एक सेटलमेंट पे हैं तो 50% तुम लूज करो, 50% मैं लूज करता हूं। बट ये बात सुनने के बाद में एकदम से लैंडलॉर्ड्स, क्योंकि लैंडलॉर्ड्स क्या चाहते थे, लैंडलॉर्ड्स चाहते थे कि कुछ भी करके गांधी जी को डिससैटिस्फाई कर दो। वो बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं होंगे, वो कोर्ट की तरफ भागेंगे। जब वो कोर्ट की तरफ भागेंगे तो हम क्या करेंगे, हम आजाद हो जाएंगे, क्योंकि कोर्ट में तो हम इन्हें 1 रुपया नहीं देने वाले। इसीलिए उन्होंने गांधी जी को, जब गांधी जी बहुत एडमेंट दिखे कि नहीं मैं तो 50% ही लेकर जाऊंगा, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं हम तो 25% देंगे। अरे जब तुम्हें रिफंड देना ही नहीं था, हाँ तुम्हें जब 25% ही रिफंड दे रहा था, तो तुमने गांधी जी से पूछा ही क्यों कि तुम्हें कितना परसेंटेज चाहिए? चाल थी ये उनकी। उन्होंने नहीं नहीं गांधी जी हम तो केवल 25% ही दे पाएंगे, लेना है तो लो, नहीं तो कोर्ट चलो। गांधी जी समझ गए। गांधी जी ने बोला ठीक है लाओ 25%। अब जो ब्रिटिशर्स 1 रुपया नहीं देने वाले थे उन्हें 25% देना पड़ गया। इस 25% में सिर्फ पैसा नहीं था, अ पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज भी था। इस 25% में ऑफ कोर्स 75% गांधी जी को लूज करना पड़ा, पेजेंट्स को लूज करना पड़ा, पर इस 25% में जो उन लोगों को ह्यूमिलिएशन फील हुआ, उस ह्यूमिलिएशन के चलते कुछ ही सालों में वो जमीनें खाली कर गए, और वो जमीनें हमारे किसानों को वापस मिल गई। जब गांधी जी 25% पे अग्री किए तो बहुत लोगों ने गांधी जी के ऊपर सवाल उठाए, पर जैसे जैसे साल आगे बढ़े, जैसे जैसे ब्रिटिशर्स थक हार के वो जमीनें छोड़ के गए, सबने कहा कि हाँ गांधी जी का डिसीजन सही था।
और ऐसे इस पूरे चंपारण के इशू को गांधी जी ने सॉल्व किया। गांधी जी के लिए चंपारण का इशू लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन गया था। उन्हें क्या पता था कि जो 4-5 दिन की वो विजिट सोचकर राजकुमार शुक्ला के साथ आ रहे थे, वो विजिट 7 महीने ले जाएगी ऑल टुगेदर, एक बार में 7 महीने। एंड उसके बाद में सेवरल विजिट्स मिलाकर पूरा 1 साल गांधी जी का जिंदगी का चंपारण एपिसोड में गया था। पर ये एपिसोड इतना क्रूशियल था क्योंकि इस एपिसोड ने देश को सिविल डिसोबीडियंस सिखाया। इस एपिसोड से हम ये देखते हैं कि गांधी जी के जो पॉलिटिकल सॉल्यूशंस थे वो ऐसे नहीं थे कि उनका कोई लॉयल्टी और एब्स्ट्रैक्शंस के साथ गरीबी हटाऊंगा, डेमोक्रेसी लाऊंगा। उनकी लॉयल्टी लोगों के साथ थी। वो लोगों की डे टू डे प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते थे। उनकी लॉयल्टी ह्यूमन बींग्स के साथ थी। वो एक एक इंसान को फ्री करना चाहते थे ताकि पूरा चंपारण फ्री हो जाए, पूरा देश फ्री हो जाए। वो सिर्फ और सिर्फ चंपारण के अंदर सिर्फ इस एपिसोड को सॉल्व करने के लिए नहीं थे। जब उन्होंने चंपारण के अंदर सोशल बैकवर्डनेस देखी, कल्चरल बैकवर्डनेस देखी, उन्होंने कहा नहीं यार, ये भी मुझे फिक्स करनी है। उन्होंने प्ली किया कि यार प्लीज कोई टीचर्स यहाँ पे वॉलंटियर करना चाहते हैं तो आए। उन्होंने 6 गांव में 6 स्कूल्स खुलवाए। कुछ टीचर्स वहां वॉलंटियर करने आए, बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। उनकी बीवी, उनका छोटा बेटा वहां पे आया। लोगों को आश्रम के रूल्स और सैनिटेशन इन लोगों ने सिखाया। एक डॉक्टर को 6 महीने के लिए वो पकड़ के लेकर आए कि भैया तेरे को भी अपना वॉलंटरी सर्विस यहाँ पे देना है। 3 दवाइयां वो लेकर आए जिसके अंदर सल्फर ऑइंटमेंट, क्वाइनाइन था, साथ ही साथ में कैस्टर ऑयल था, क्योंकि 3 ही मेजर बीमारियां उस वक्त चंपारण के अंदर चल रही थी। उनको सॉल्व करने के लिए 3 दवाइयां काफी थी। ये सब कुछ किया उन्होंने। और इनफैक्ट जब एक बार उन्होंने देखा कि औरतों की कपड़ों की हालत यहाँ बहुत खराब है, तो उन्होंने कस्तूरबाई को कहा जाके उनसे बात करो, आखिर माजरा क्या। वहां से भी पता चला कि चंपारण इकोनॉमिकली भी बहुत पिछड़ा हुआ था, क्योंकि वो औरत कस्तूरबाई को अपने हट में लेकर गई और उसने कहा देखो यहाँ पे तुम्हें कोई कबर्ड वबर्ड, कोई ट्रंक वंक नहीं मिलेगा, क्योंकि जो साड़ी मैंने पहनी हुई है इकलौती साड़ी है मेरे पास। यहां से हमें पता चलता है कि चंपारण ने कितना स्ट्रगल किया और गांधी जी ने स्ट्रगल को फर्स्ट हैंड देखा और उनकी मदद करने की कोशिश भी करी। ऐसा ही था गांधी जी के काम करने का तरीका। इसके बाद में गांधी जी ने इस पूरे के पूरे पार्ट में हमें सेल्फ रिलायंस की इंपॉर्टेंस भी सिखाई। एक इंसिडेंट हुआ इस पूरे चंपारण एपिसोड में। गांधी जी का एक भक्त सर फ्रियर एंड्रयूज जो है वो गांधी जी से मिलने आया, बिकॉज उन्हें फिजी आइलैंड जाना था। तो गांधी जी ने उन्हें टाटा बाय बाय कर दिया, बट राजेंद्र प्रसाद ने उन्हें देखा। राजेंद्र प्रसाद ने कहा अरे वाह, ये तो बढ़िया बंदा है, क्योंकि ये जो बंदा है ये बंदा हमारे काम का है। अगर इंडियंस ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर रहे हैं तो अगर हमारे साइड में एक ब्रिटिशर हो जाएगा तो हमारा भी पलड़ा भारी हो जाएगा, हम भी जीत जाएंगे। तो उन्होंने कहा अरे यार एंड्रयू, तुम यहाँ क्यों नहीं रुक जाते हो कुछ दिन। एंड्रयू ने कहा हाँ ठीक है, गांधी जी कहेंगे तो रुक जाऊंगा। गांधी जी ने कहा मैं समझ गया हूं, तुम एंड्रयू के कांधे पर रखकर बंदूक चलाना चाहते हो ना। अरे अगर तुम सच की लड़ाई लड़ रहे हो तो तुम्हें किसी और के कांधे पर बंदूक रखने की जरूरत ही नहीं है। अगर तुम सच की लड़ाई लड़ रहे हो तो तुम्हें किसी और के साथ की जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी भुजाओं पर, अपने कांधों पर ताकत रखो और तुम वैसे ही जीत जाओगे। तुम्हें यहां पर मिस्टर एंड्रयूज के अंदर प्रॉप ढूंढने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ही हैपेंस टू बी अ ब्रिटिश मैन। जैसे ही यह बात राजेंद्र प्रसाद ने सुनी, उन्होंने सोचा ओ गॉड, गांधी जी ने तो मेरी पूरी पोल पट्टी खोल दी। यहाँ पे उन्हें कैसे पता लगा कि ये क्या हुआ। ऐसे ही उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को और हमारे पूरे देश को सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भर बनने का पाठ सिखाया। एंड दैट इज योर चैप्टर इंडिगो। पूरा चैप्टर अगर आपने अभी मेरे साथ पढ़ा है तो यू हैव टू क्रिएट अ समरी इन अबाउट 150 वर्ड्स एंड देन यू कैन चेक योर समरी अगेंस्ट माइंड, सो दैट आपको पता रहे कौन कौन से वर्ड्स और लिखने चाहिए, कैसे और लिखना चाहिए। आई विल जस्ट रीड दिस आउट लाउड फॉर यू सो दैट मैं पूरा सम अप कर लूँ। आप यहाँ से कुछ वर्ड्स, कुछ फ्रेजेस, कुछ सेंटेंस की इंस्पिरेशन ले सकते हो और इंक्लूड कर सकते हो अपने आंसर्स में। Indigo by Louis Fisher narrates Mahatma Gandhi's involvement in the Champaran Satyagraha of 1917, which exposed the exploitation of Indian peasants by British indigo planters.
Poor farmers were forced to cultivate indigo and later unfairly charged compensation. Rajkumar Shukla's persistence brings Gandhi to Champaran, where he investigates the problem and defies unjust orders and inspires peasants to overcome fear. The peaceful gathering of peasants leads to the withdrawal of the case against Gandhi. Gandhi accepts only partial compensation, stressing moral victory over financial gain. Beyond political protest, he introduces social reforms such as education, sanitation, and health. The chapter highlights that true freedom begins with fearlessness and self-reliance. And this is your chapter Indigo. आपको कुछ यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी मैंने डाल दिए हैं विद आंसर्स. आप इनको, और देखो यहाँ पे कोशिश यही की गई है कि वर्ड लिमिट को अडियर किया जाए, तो आप इनको रीड करेंगे तो इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि कैसे आंसर्स आपको लिखने हैं. एंड इन एडिशन टू दैट मैंने कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी डाल दिए हैं. अगेन आप इन्हें भी पढ़ सकते हैं. इससे आपका चैप्टर का रिवीजन भी हो जाएगा एंड यू विल बी एबल टू राइट योर ओन आंसर्स, बिकॉज ऐसे ही आंसर लिखने की प्रैक्टिस होगी, ऐसे ही सीखोगे कि क्या लिखना है. कुछ कॉम्पिटेंसी बेस्ड एमसीक्यूज डाल दिए हैं और इनके एंड में मैंने आपके आंसर्स जो हैं वो अटैच कर दिए हैं, तो यू कैन टेस्ट योरसेल्फ एंड चेक योर आंसर्स. एंड देन फाइनली कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी ऐड कर दिए हैं ताकि आपको पता रहे कि क्या क्या पूछा जा सकता है. ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम पे लर्न विद शिप्रा, और इसी तरीके की और वीडियोस के लिए चैनल को कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पे चल रही है अननेम्ड सीरीज ऑफ इंग्लिश जहां पे हम सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं. और अगर आपका कोई भी फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ. यार मैं साथ में ये नोटिस कर रही हूँ कि आजकल आप वीडियो शेयर नहीं कर रहे हो, तो फटाफट से वीडियो को शेयर भी कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ. एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय, टेक केयर.